हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। मैं डॉक्टर विजयपाल और आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, तो आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलो चलते हैं वीडियो के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट का बना हुआ होता है। उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है उसमें कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा कंपोनेंट होता है उसमें राइबोज शुगर कह दो, या फिर हम इसको कह सकते हैं पेंटोज शुगर। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है इसमें वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 कंपोनेंट मिल करके डीएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और आरएनए के स्ट्रक्चर को भी यही बनाते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। तो नाइट्रोजिनस जो बेस होते हैं वो मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। वो डिपेंड करता है कि उनमें जो रिंग्स हैं वो कितनी हैं। किसकी रिंग्स हैं? बेंजीन की रिंग, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस बात के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेट अस डिस्कस। तो ये रहा जो स्केलेटन बनाता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है और 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, पिरिमिडिन और प्यूरिन। अब देखो, जो पिरिमिडिन होती है उसमें 2 सिंगल रिंग होती है जिसमें 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन स्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें मुख्य हमारे जो आते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा होता है हमारा प्यूरिन, कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स। इसमें 2 रिंग होंगे, उसमें 1 रिंग होती है पिरिमिडिन। तो 1 रिंग जिसमें 2 कार्बन और 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है, और 1 इमिडाजोल रिंग होती है, 2n + 3 कार्बन। इसके 2 मुख्य कंपाउंड पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगल रिंग है, ये भी सिंगल रिंग है और ये भी सिंगल रिंग है। और गौर करके देखोगे तो देखो, ये 5 मिथाइल यूरेसिल है, ये डी मिथाइलेटेड थाइमिन है। देखो इसमें मिथीन ग्रुप नहीं है, यूरेसिल है ना, यूरेसिल में, और थाइमिन में मिथीन ग्रुप लगा हुआ है ये। ठीक है, इसी तरीके से साइटोसिन। ठीक है, और ये एडेनिन और ग्वानिन, इसमें 2 रिंग लगी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोज शुगर की। तो राइबोज शुगर को पेंटोज शुगर भी कहते हैं। जैसे कि ये एक रिंग होती है इस तरीके की, पेंटोज। यहाँ पर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक CH2OH हो गया, और यहाँ भी H और OH हो गया। और यहाँ पर जो ये वाली जो जगह है, यहाँ पर आकर के जो ऊपर हमने नाइट्रोजनस क्षार देखे हैं, A, T, G या C, इनमें से कोई एक लगा होगा। A, T, G या C में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस लगा होगा। तो क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये CH4 4 पोजीशन, और यहाँ
से आगे एक और मतलब फॉस्फोरिक एसिड लगा होगा, तो ये वाली कंडीशन होती है पेंटोज शुगर की। अभी देखो यहाँ पर 1 प्राइम 2 प्राइम बोलेंगे हमें, 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो जो 2 प्राइम है यहाँ पर भी OH है, जो 3 प्राइम है यहाँ पर भी OH है। तो इस 2 प्राइम पर OH होने की वजह से जो ये कंपाउंड है पेंटोज शुगर का, ये अनस्टेबल रहता है, मतलब RNA है ना, ये RNA में पाई जाती है 2 प्राइम पर और 3 प्राइम पर OH ग्रुप। तो इसको ये निकाल देता है, 2 प्राइम से एक ऑक्सीजन को निकाल देता है, तो ऑक्सीजन को निकालने वाली रिएक्शन क्या कहलाती है, डीऑक्सी। और ये क्या बन जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर कहलाता है, यानी कि DNA में कन्वर्ट हो जाता है। उससे पहले ये क्या था, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो एक ये कंडीशन। एक हमारे पास होता है फॉस्फोरस। कौन होता है, फॉस्फोरस, फॉस्फेरिक एसिड, ये समूह होता है एक हमारे पास। तो तीसरा कंपाउंड ये है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मिलकर के बनाती हैं प्यूरिन, पिरिमिडिन और ये शुगर और एक ये फॉस्फोरिक एसिड। अब देखते हैं आगे DNA कैसे बनता है। अब जब आपने DNA देखा तो DNA कुछ यूँ होता है, और जो DNA है वो यूँ कुछ कोयल करता है इसके साथ साथ, राइट है ना। अब यहाँ इसको देखोगे तो ये A के सामने T, G के सामने C, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे। अब इसका अगर जो यहाँ से छोटा टुकड़ा निकाल करके इसको ब्रॉड करके देखें तो ये हमें ऐसे नज़र आएगा DNA। तो यहाँ A के सामने T, यहाँ G के सामने C, यहाँ मान लो C, तो यहाँ G, यहाँ T, तो यहाँ A, तो यहाँ T। इस तरीके से मतलब ये लगा हुआ होता है DNA में, जहाँ पर जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और गुआनिन और जो साइटोसिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब इसको और थोड़ा बड़ा करें तो अब ज़रा देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये है हमारे पास पेंटोज शुगर, और यहाँ ये एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन कोई भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड होता है ये कहलाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब शुगर और नाइट्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है तो ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर DNA है तो H, यहाँ OH, यहाँ CH2, यहाँ फॉस्फोरस, तो यहाँ पर 3 फॉस्फोरस लगी होती हैं। कितनी लगी होती हैं, 3 फॉस्फोरस इस तरीके से यहाँ पे लगी होती हैं। ठीक है, अगर जो इसकी काउंटिंग करें तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड दिस इज़ द 5 प्राइम। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये होता है एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या है, ये इतना कंपाउंड शुगर है, ये है नाइट्रोजिनस बेस, और ये है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर एक स्ट्रक्चर। अब अगर जो हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और बड़ा करें, यहाँ पर एलाबोरेट करते हैं इस स्ट्रक्चर को,
तो तब हमें क्या नज़र आएगा। लेट्स डिस्कस। इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास एक बेस हो गया। चलो थोड़ा बड़ा नीचे बनाते हैं दोबारा से ना। तो ये एक शुगर है, यहाँ पर कोई ATGC लगा हुआ है, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ CH2 और 3 फास्फोरस। इसी तरीके से ये दूसरी शुगर है, यहाँ G मान लो, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ CH2 और यहाँ फास्फोरस। इस तरीके से तीनों फास्फोरस लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये वाली जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ कांटेक्ट कर रही है, इसके बीच में कांटेक्ट साध रही है। और जो ये वाली ऑक्सीजन है ये इस फास्फोरस के साथ कांटेक्ट साध रही है, क्योंकि ये फास्फोरस ऑक्सीजन कह रही है मैं डबल बॉन्ड के साथ नहीं रह सकती। और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये कह रही है कि मैं अकेले हाइड्रोजन के साथ नहीं रह सकती। इन दोनों के बीच में ये प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, एक दूसरे को काउंटर अटैक का। ऐसा लगा जैसे 2 पड़ोसी नज़दीकी हों, दोनों एक दूसरे की बीवी पे लाइन मार रहे हों। और अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि ये वाली ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और ये इसको लेकर के उड़ गई, यानी कि पड़ोसी की बीवी को लेके भाग गया। अब बच गया कौन वहाँ पर? तो ये यहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल गई। अब ये फास्फोरस अकेले रहेगी और यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अकेली रहेगी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और इन दोनों ने अपने साथ बॉन्ड बना लिया। अब जैसे इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो ये मान लो इसकी ये 2 बीवियाँ हैं, ये रूस गई हों। ये 2 फास्फोरस हैं जो ये वाली दोनों, ये दोनों रूस गई और ये इसे छोड़ के भाग जाएं यहाँ से। तो ये इसे छोड़ करके भाग गई। तो ये जो 2 फास्फोरस निकली इनको तो बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। क्या कहलाती हैं? पायरोफॉस्फेट। और जो ये यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन गया है ये बॉन्ड कहलाता है फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इस बॉन्ड का? फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से एक बॉन्ड बन जाएगा, फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ से पायरोफॉस्फेट निकल जाएगी और एक यहाँ से फिर इसी तरीके से, है ना, ये OH निकल गई यहाँ से। अब क्या होगा? फिर से एक अगला न्यूक्लियोटाइड इसी तरीके से आएगा। यहाँ पर मान लो A है, H है, OH है, CH2 है, फास्फोरस और यहाँ फिर कोई डबल बॉन्ड है। तो ये फिर सेम तरीके से यहाँ पर एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से DNA के जो स्टैंड हैं यहाँ पर, यहाँ ये वाला और ये वाला, ये और ये ऐसे एक चेन जो बन रही है ये यहाँ पर बन जाएगी कौन? फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो ये अलग अलग हैं। अगर जो ये बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में ये वाला स्ट्रक्चर है केवल हमारे पास, क्या है हमारे पास? केवल ये स्ट्रक्चर है। तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा ये? न्यूक्लियोसाइड। और जब ये तीनों बॉन्ड हैं, ये और ये और ये, तब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगर तो इसका मतलब ये हुआ जब शुगर, नाइट्रोजन जो शुगर है, मतलब जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के साथ चिपका हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से,
तो उसको कहलाएंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर जिसमें फॉस्फोरिक एसिड भी लगा हुआ है तो तब वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। एक ये बात याद रखनी है। तो कितने बॉन्ड हो गए, एक एस्टर बॉन्ड हो गया, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, एक शुगर हो गया, एक नाइट्रोजनस बेस हो गया और एक फॉस्फोरिक एसिड हो गया। और यहाँ पर जब ये चेन जो बन रही है इसमें हमें क्या मिलेगा देखने को, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब ज़रा देखते हैं इसकी अपोजिट साइड, जो दूसरी साइड जो होती है डीएनए की वो यूँ होती है। तो यहाँ पर मान लो T लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है OH, यहाँ पर लगा हुआ है H और यहाँ पर लगी हुई है, मतलब यहाँ OH और यहाँ H और यहाँ पर लगा हुआ है CH2 और ये 3 फॉस्फोरस। सिमिलरली ये नीचे की तरफ दूसरा CH2 फॉस्फोरस 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 और ये OH है ना। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होगी। तो ये इसके साथ कांटेक्ट साथ देगी और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों निकल जाएंगी, OH को लेकर के निकल के। तो यहाँ इन्होंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन्होंने भी बना लिया, यहाँ C लगा हुआ है तो यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से यहाँ एक और नया बॉन्ड बन जाएगा, CH2 फॉस्फोरस 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 और यहाँ OH। तो यहाँ भी इन्होंने अपना एक बॉन्ड बना लिया इसके साथ, ऑक्सीजन का उसके साथ निकल गई। तो फास्फोरस ने यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये दोनों बाहर निकल गई। तो इस तरीके से दो जो स्टैंड होते हैं, अगर इनको ओवरऑल देखा जाए तो इस स्टैंड को जब टॉप से तुम देखोगे तो ये वाली पोजीशन नज़र आएगी जो कि क्या है 3 प्राइम पर OH नज़र आ रहा है। और इसको अगर जो यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें क्या नज़र आएगा, ये 5 प्राइम। तो यहाँ पर कितने नज़र आएंगे, 3 फॉस्फोट नज़र आएंगे। तो डीएनए के जो 2 स्टैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, इन्हें डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर इस स्टैंड को देखोगे तो यहाँ पर ये 3 फॉस्फोरस नज़र आएंगे, ये वाला स्टैंड यहाँ से नज़र आएगा तो ये 5 प्राइम नज़र आएगा, ये 3 प्राइम नज़र। और इसको यहाँ से देखोगे तो ये सबसे आगे दिखाई देगा तो ये 3 प्राइम नज़र आएगा। तो 2 स्टैंड, एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन ये है, ऐसे नज़र आएंगे। अब क्या है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फील होगी और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जो मैं ऊपर बता के आया हूँ आप लोगों को। और यहाँ ये, तो ये यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इन्हें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है ये वाला, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर जो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो है डिस्टेंस 1.8 एंगस्ट्रॉम की ज़रूरत होती है ना, मतलब वो नैनोमीटर की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा का होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो एक डीएनए होता है जिसको हम बीडीएनए बोलते हैं, तो उसमें ये जो चौड़ाई है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है 2 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, है ना। और जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये होता है 0.34 नैनोमीटर, 0.3 नैनोमीटर। अब जरा बात करते हैं, जैसे कि देखो ये डीएनए को अगर जिसको गौर करके देखते हैं यहाँ से ऐसे, तो डीएनए को देखो एक साइड कम दिखाई दे, एक इधर देखो, इधर देखोगे तो इधर कम है, इधर देखोगे इधर ज़्यादा है, इधर देखोगे ज़्यादा है, इधर कम है। तो 1 साइडेड जो डीएनए जो होता है वो यूँ इस तरीके से लिपटा हुआ होता है, कॉइल करता है, स्टैंड बाय चलता हुआ, है ना। तो ये जो ग्रूव है यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये इसे बोलते हैं माइनर ग्रूव। और ये देखोगे तो इसको देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा जगह है, इधर माइनर, तो माइनर के अपोजिट में कौन होगा,
मेजर ग्रुप, इसका मेजर ग्रुप इधर की तरफ है, इसका माइनर ग्रुप इधर की तरफ है। तो ऐसे डीएनए में मेजर और माइनर ग्रुप बनते हैं। ये मेजर और माइनर ग्रुप के बीच में अगर जो देखा जाए, मान लो एक माइनर से दूसरे माइनर में, या फिर एक मेजर से यहाँ इसके बीच में, तो 20 डीएनए जो होता है हमारा, बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो होती है, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो लगभग एक मेजर से एक माइनर के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो आता है 3.4 नैनोमीटर, है ना। और जो 10 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में अगर जो डिस्टेंस देखा जाए, जैसे ए और टी, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। तो सबसे बड़ी बात ये है। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।